नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव के जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही तीखे बोल भी सामने आ रहे हैं। रविवार को फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईद पे अगर बिजली की परवाह है, सफाई की परवाह है तो दिवाली पे भी होनी चाहिए। अगर गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान घाट भी होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारों का नजरिया हमेशा ये रहा है कि तुष्टीकरण का प्रभाव देखा गया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मुसलमानों को उनका हक मिलता है तो हिंदुओं को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद सियासी पारा चढ़ गया है और इसे पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के साथ में जोड़ा जा रहा है। पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से। यह कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य दलों की ओर से। चले सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने और प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। आज फिर धर्म और जाति के आधार पर विभाजन की बात करते हैं। विकास कहां गया मोदी जी? किसान की पीड़ा के बारे में क्या हुआ? युवाओं को मिलने वाला रोजगार कहां गया? उत्तर प्रदेश के दत्तक पुत्र होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रति जिम्मेवारी का एहसास कहां गया? सच ये है, वो ना गुजरात के हुए, ना उत्तर प्रदेश के हुए, ना भाजपा परिवार के हुए, ना अपने परिवार के हुए। और इसीलिए एक हारे हुए सेनापति की ये बौखलाई हुई भाषा है। छटपटाए मत, घबराए मत, ये जनता है, ये सब जानती है और मोदी जी आपका भी न्याय करेगी। इस तरह की बात करना कि रमजान में बिजली है, दिवाली में नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए मोदी जी। राजेंद्र सच्चर साहब जो हैं वो कोई मुसलमान नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज। माइनॉरिटीज के साथ देश में कैसा भेदभाव हुआ है, कैसा हो रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। गुजरात में दंगे हुए, आपने क्या दिया उनको, मरने वालों को, परिवार वालों को? आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दिया उनको। कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हो रही है। और आप जब दिल्ली गए हैं तो आप सरदार जी लोग जो 1984 में दंगा हुआ है उसको आप फिर से 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो जरा कंपेरिजन कीजिए ना, क्या हो रहा है। इस तरह की बातें करके देश को और विभाजित करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए, आपने सुना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भेदभाव से पीड़ा झेल रहा है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि शमशान भी होना चाहिए अगर कब्रिस्तान है तो। अगर रमजान में बिजली सफाई की व्यवस्था होती है तो दिवाली पे भी होनी चाहिए। सुरजेवाला और अबू आजमी को भी आपने सुना। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता मुकेश चेलावत जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में कहा और जिस तरह का सियासी रंग चढ़ता जा रहा है, जुबान जिस तरह की नेता इस वक्त उपयोग में ले रहे हैं, उसको लेकर के क्या माना जाए? देखिए योगेंद्र जी, बात प्रारंभ हुई थी विकास से कि विकास का कौन सा रास्ता यूपी में चल रहा है, कौन सा पंजाब में चल रहा है, कौन सा गोवा में चल रहा है और कौन सा उत्तराखंड में चल रहा है और कौन सा जो एक राज्य और है उसमें मणिपुर में चल रहा है। विकास के रास्ते से हटकर के और ये जो प्रारंभ हुआ जिसमें समाज के विभिन्न समूहों को लेकर के, जैसे जब मायावती ने दलितों और अल्पसंख्यकों को अपने साथ में जोड़ के और अपना एक दबदबा दिखाया, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले तो प्रधानमंत्री जिस तरह, अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, उसे लग ये रहा था कि वो भी विकास के रास्ते से सारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो फिर डेविएट हुआ है
और डेविएट होने का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जो गठबंधन की भाषा थी, वो भी गठबंधन वाली जो नेता थे राहुल गांधी और अखिलेश, उनकी भाषा भी बदल गई और वो भी एक तीखी मार करने वाली भाषा बोलने लगे, जो कि शायद पहले बहुत भद्रता के साथ में अपनी बात कह रहे थे। और आज जो मैंने सुना है अखिलेश का जो बयान था यूपी के चीफ मिनिस्टर का, गधों को लेकर के जो चर्चा उन्होंने इस्तेमाल की है, तो हालांकि की बड़े भद्र तरीके से है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो शमशान और कब्रिस्तान और साथ साथ में दिवाली और ईद, वो पानी देने का और रोशनी देने का जो बात कही, वो समझ में नहीं आई। वो भी शायद छिपी हुई बात यही लगती है कि कहीं पर वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि यूपी के अंदर हिंदुओं के साथ में, बहुसंख्यकों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनके हक नहीं मिल रहे हैं, ऐसा मैसेज जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के विकास को लेकर, पूरे देश की अखंडता को लेकर के उनकी भाषा में एक गरिमा रहनी चाहिए। वो मुझे लगा कि आज फतेहपुर में जिस तरीके से बोले, उससे बड़ा चिंता का विषय है ये। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिस तरीके से ये भाषा बदलने लगी है, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक है। और जो एक सौहार्द का दृश्य था, वो शत्रुता में बदलता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, राजनीतिक दलों को थोड़ा संयमित और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्या मोदी इसमें मर्यादा खो रहे हैं? सवाल यह है। चलिए, सुशील शर्मा साहब हमारे साथ में। सुशील जी, मोदी जी का बयान आपने सुना और एक लंबी फहरिस्त है कि कभी कोई किसी के लिए कुछ कह रहा है, कभी कोई किसी के लिए कुछ कह रहा है। यूपी के इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे, उससे पहले से कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। कभी आपके पार्टी के उपाध्यक्ष कुछ कहते हैं, मोदी साहब कुछ कहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जो चर्चा शुरू से चल रही है और हम लंबे टाइम से डिबेट कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की असफलता इतनी भारी हो गई है कि वो उससे ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी समय समय पर कुछ न कुछ इस तरह की गतिविधियां करते हैं जिससे लोगों का जो मूल समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपका सीमा पार से आतंकवाद का मामला है, आपकी गरीबी का मामला है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, जिन मुद्दों को लेकर के विदेश से काला धन लेके आने की बात है, 15-15 लाख प्रत्येक खाते में जमा कराने की बात है, ये जो जुमलेबाजी जो इन्होंने की और जनता में खुद ने इन्होंने मान लिया कि ये सब जुमले थे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो उससे जो जनता आखंड जो इनसे नाराज है और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक का नाटक किया, वो उनका फेल हुआ। फिर ये इन्होंने सोचा कि मैं बस बिल्कुल गरीबों का मसीहा बन जाऊंगा और मैं सेठों को जो है अंदर डाल दूंगा और नोटबंदी का कार्यक्रम दे दिया और उसमें भी कुछ नहीं निकला। अब 3 चरण निकल गए। 3 चरण की स्थिति यह है कि तीनों चरणों में ही पिछले में बीजेपी का कोई वहां लेना देना नहीं, दनीदोरी नहीं, तीनों जगह ही बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पे है। अब वो अल्टीमेट इनके पास अब चारा इसके अलावा कुछ नहीं कि ये वापस अपनी पुरानी जो मुजफ्फरनगर वाली जो प्रक्रिया है, ये धार्मिक शोषण वाली जो मानसिकता है, हिंदू मुस्लिम विवाद वाली जो स्थिति है, वो वापस अपनी औकात पे आ गए हैं। और प्रधानमंत्री जी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट फैसला दिया है कि जाति धर्म और इस आधार पे वोट नहीं मांगेंगे, कम से कम प्रधानमंत्री को तो इतनी बौखलाहट नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं, व्यक्तिगत हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जो परिणाम जो आएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे, प्रधानमंत्री अपील नहीं कर रहे हैं वोट की, वो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पे, उससे पहले की सरकारों पे। वो वोट नहीं मांग रहे हैं कि हिंदू मुझे वोट दीजिए, मुसलमान आप मुझे मत दीजिए। वो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि हमें चिंता रमजान के महीने की होती है, दिवाली की क्यों नहीं होती है? अगर गांव के अंदर कब्रिस्तान की चिंता होती है तो शमशान की भी होनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, देश का प्रधानमंत्री भाषण देता है तो उसके लिए हिंदू भी उतना ही है, देश का जो प्रत्येक नागरिक चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। देश का प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सबके प्रति है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश के अंदर प्रत्येक त्योहार पे जो भी सरकारें होती है व्यवस्था विशेष करती है, चाहे वो किसी का धर्म हो, चाहे दिवाली हो, दिवाली को विशेष तैयारियां होती हैं, बिजली विभाग विशेष छूट देता है। राजस्थान में हम तो देखते हैं और अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। आप चुनाव के अंदर बेमौसम आपको ये चीजें कैसे याद आ रही हैं? इसका स्पष्ट है कि आप जो है युद्ध के मोर्चे से बाहर हैं और आप धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को आपस में विभेद पैदा करके वापस फाइट में आना चाह रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता मोदी जी आपको समझ गई है, गुजरात आपको समझ गया, अब भारत भी आपको समझ गया है। आप क्यों प्रधानमंत्री की गरिमा को खत्म कर रहे हैं? आपको अगर ऐसा, वापस आ रहा हूं मैं आपके पास में, मुकेश चेलावत साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी भेदभाव की बात कर रहे हैं, विकास के एजेंडे से चल करके यूपी को अप करके
और कि सरकारों ने डाउन किया। लेकिन ये क्या आपको लगता है कि रिलेवेंट मैटर था इस वक्त? लोगों को भेदभाव अगर बहुत सारे तरीके से हो रहा था तो मोदी साहब 2.5 साल, 2.25 साल पहले से बजट में कभी कह सकते थे, दूसरे मौके पे कह सकते थे। अभी ऐसा कौन सा मौका था ये चुनाव के अंदर इस बात को बुनाई जाने की? कुछ लगता है कि रिलेवेंट है ही मैटर यहाँ पर भी? नहीं योगेंद्र जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, और इसमें 36 की 36 कौम को साथ लेके चलने की जो संकल्प है, वही माननीय मोदी जी ने दोहराया है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे और शमशानी बनाइए खाली। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि केवल दीपावली के टाइम पे ही सारे कार्य होना चाहिए, रमजान के महीने में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जैसे रमजान के महीने में सारी सुविधाएं दी जाती है, उसी प्रकार दीपावली के समय पे भी ये सारी सुविधा दी जानी चाहिए। जिस प्रकार अगर किसी गांव के अंदर कब्रिस्तान बनता है तो वहां पर शमशान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सबको साथ लेके चलने की बात है। उन्होंने मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय मोदी जी के बयान को हमेशा सांप्रदायिकता के आधार पर देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में सांप्रदायिकता की नहीं आई है, उत्तर प्रदेश के जनता के दिमाग में सांप्रदायिकता की नहीं आई है। लेकिन विपक्षी लोग इसको बार बार उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। धर्म के आधार पर काहे को बात करते हो आप? आपने जितने टिकट दिए, हमको जो हमारा उचित कार्यकर्ता लगा हमने भी उसको टिकट दिया। तो इसी प्रकार जो ये रमजान के महीने में और दिवाली की जो उन्होंने तुलना की है, या कब्रिस्तान या शमशान की जो उन्होंने तुलना की है, उसके पीछे उनका भाव यह था कि सबका साथ और सबका विकास, और 36 की 36 कौम को हम साथ लेके चलेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, बिल्कुल 36 कौम लेके चलना चाहिए क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, और ये सबसे मुझे लगता है इसी की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है, और इसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को अगर धर्मनिरपेक्ष के आधार पर हम चलते रहेंगे। यहाँ सवाल एक है कि या तो प्रधानमंत्री जी बनारस के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त काफी सक्रिय हैं, वो कह सकते थे कि बनारस के सांसद के नाते वहां के जिला कलेक्टर से या प्रधानमंत्री को ऐसी रिपोर्ट दे सकते थे। आज उनका स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि कितने गांवों में बिजली नहीं है, कहा साहब 18,000 गांवों में, कि कितने दिन में दे दोगे, कि 7 साल में, कि 7 साल में क्यों? मैंने लाल किला की प्राचीर से अनाउंस किया कि 18,000 गांव में हम जल्द से जल्द बिजली पहुंचाएंगे, तो 1000 दिन आप मुझे दीजिए, ये उन्होंने कहा। तो जब उनको मालूम था कि 18,000 गांव में लाइट नहीं है, तो इसी तरह से उनके पास इंटेलिजेंस के बहुत सारे संसाधन है, वो रिपोर्ट ले सकते थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं जहां पे शमशान है, कब्रिस्तान है, शमशान नहीं है, या शमशान है, कब्रिस्तान नहीं है। या बनारस में कहते हैं कि रमजान का महीना है, जिस तरह से सड़कें बिल्कुल चकाचक कर रहे हैं, उसी तरह से दीपावली के वक्त भी ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मोदी साहब को ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ रिपोर्ट ऐसी देते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे गांव हैं जहां कब्रिस्तान बने हुए हैं और वहां पे शमशान घाट नहीं है। ऐसा है योगेंद्र जी, कुल मिला के उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर ही जहां उनको कहीं कमी नजर आई है, तभी उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात को उद्धृत किया। लेकिन मैं एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें सांप्रदायिकता कहां है। उन्होंने ये तो कहा नहीं है, मैं वापस उसी बात को दोहरा रहा हूं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर रमजान के महीने में अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है तो वो सारी सुविधाएं दीपावली के अवसर पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि सोचने वालों के दिमाग में पता नहीं क्यों सांप्रदायिकता आती है। सांप्रदायिकता आनी चाहिए मुलायम सिंह जी के बयान के ऊपर कि मैं मुसलमानों के लिए जिंदा हूं और मरूंगा भी उन्हीं के लिए, क्या इसमें उनको सांप्रदायिकता नजर नहीं आती है? जब सपा की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार ये कहती है कि सिर्फ मुसलमान की लड़के ही हमारी बेटी है, क्या इसमें इनको सांप्रदायिकता नजर नहीं आती है? केवल माननीय मोदी जी ने जो बयान दिया है, बयान उन्होंने पूरे परिप्रेक्ष्य में दिया है, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ दिया है। 36 की 36 कौम को साथ रख के चलने का जो उन्होंने जनता को बीच में जो विश्वास दिलाया, इसके अंदर उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। माननीय मोदी जी का साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों को सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार दीपावली पे भी हमको सबका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां गांवों के अंदर कब्रिस्तान होते हैं, भेदभाव नहीं किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है, और इसके अंदर सभी राजनीतिक दलों को सांप्रदायिकता नजर आती है। मुकेश जी, अगर प्रधानमंत्री जी कोई रिपोर्ट ऐसी अगर पेश कर सकते थे, ग्रामीण विकास उनके पास में, अर्बन डेवलपमेंट उनके पास में है, सारी चीजें उनके पास में है, बता सकते थे कि शहरों की ये पोजीशन है शमशान घाट और कब्रिस्तान को लेकर के गांवों की स्थिति। क्योंकि मैं जो बात आपसे पूछ रहा था आंकड़े की, उनके पास में यह है कि 18,000 गांवों के अंदर बिजली नहीं है, और ताल ठोक के उन्होंने अपनी स्टाइल में ताली 3 मार के कहा कि 1500 उत्तर प्रदेश के गांव हैं जहां बिजली के पोल भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसा अगर कोई आंकड़ा देता है तो मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट होता कि प्रधानमंत्री जी की सोच देख के कितने दिन से इस पर एक्सरसाइज कर रही थी
खैर चले, मैं वापस आप लोगों के पास में लौटूंगा। ओम जी, कांग्रेस, बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष सेंट्रल के हिसाब से हम देखें तो अपने अपने दावे को बिल्कुल मजबूती के साथ में सही ठहरा रहे हैं। सुशील जी ने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए अभी कि भाषा, संप्रदाय, जाति के आधार पर कोई वोट नहीं मांगे और उसके खिलाफ ईसी को सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी धज्जियां उड़ाई, मुझे लगता है कि आज तक कोई एक्शन पता नहीं हुआ कि इमाम बुखारी ने फतवा जारी कर दिया कि बीएसपी के साथ में आप चले जाएं। और अभी अगर मोदी जी की बात को इसको लेकर के, जैसे मुझे लगता है इसमें कोई वोटिंग अपील नहीं की, अब हो सकता है कि इसमें तुष्टीकरण इसमें साफ दिखाई देता हो, लेकिन वोटिंग अपील से डिफरेंट उसमें कहे जा सकते हैं हम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के नेताओं को मालूम है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, हम जानते भी हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। दावे दोनों के आपने सुने, लेकिन दोनों अपनी मजबूती से कह रहे हैं कि बिल्कुल जो कहा सही कहा, सुशील जी से गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, भाषा चातुर्य का जो कमाल है उसको मेरा ख्याल है कि सामान्य जन समझता है और हम भी समझते हैं। और वो इलाका है जहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं और फतेहपुर के आसपास में, तो ऐसा नहीं है कि इसका मंतव्य नहीं समझा हो। अब मुकेश जी जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इतना है कि जिस तरीके से मायावती लगातार बोल रही है कि दलितों का और अल्पसंख्यकों का साथ होना चाहिए, उनको ये जो गठबंधन वाले हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले हैं इनके साथ में नहीं जुड़ना चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही है। वो किसी जाति विशेष को नहीं कह रही, लेकिन वो एक संप्रदाय को कह रही है, अल्पसंख्यकों को कह रही है और दलितों को कह रही है। ठीक उसी तरीके से जो गठबंधन के लोग जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा भी लगभग ऐसी ही है जैसे जिसमें कि भाषा चातुर्य नजर आने लगा है। लेकिन भद्र होकर क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री की ज्यादा जिम्मेवारी इसलिए बनती कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। अमित शाह बोले होते कोई समस्या नहीं थी, दूसरे भाजपा के जो लीडर हैं, जो प्रांत के लीडर हैं, वो बोले होते कोई समस्या नहीं थी, उनकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर जाकर के ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें चातुर्य से छिपाने की चेष्टा हो, लेकिन समझा जा सकता है स्पष्ट रूप से। और वो जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है और वो ये भी जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके का, जब हम लोग यूपी के इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे, इन 5 राज्यों के इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि किस तरह का पोलराइजेशन हो रहा है जो अपने आप में ठीक नहीं है। एक छोटा सा सवाल है मेरा जी ओम जी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके हर राजनीतिक दल अपनी ताकत तो ठोक ही रहा है, लेकिन जो भाषा का प्रयोग जिस तरह से किया जा रहा है, हमारी भाषा में एक झुंझलाहट कही जाती है उसे, और प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष या राजनीतिक दलों की जो भाषा उसे बौखलाहट कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लग रही है कि जो ये कह सके कि बिल्कुल शालीनता के साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि बिल्कुल सादगी से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हमारे यहाँ पे स्तर जो डाउन होता जा रहा है, या तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गड़बड़ा गया है, क्योंकि सबको मालूम है कि हम जनता को किस तरह के आईने दिखाते हैं, किस तरह के प्रलोभन देते हैं, वो जुटलाने के बाद में वो भी रिएक्ट ऐसे ही करती हैं। योगेन जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। आप जैसी पार्टियों